8वीं बोर्ड परीक्षा 2023 की जो आपकी होने वाली है उसका मॉडल पेपर आ चुका है। ये आपकी बोर्ड की ओर से जो जारी मॉडल पेपर है उसी को हम देखेंगे। 2023 का जो आपके पेपर होगा उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, आपका जो पेपर का पैटर्न रहेगा वो कैसा रहेगा, अब असद वाले प्रश्न कितने आएंगे, वन लाइनर कितने आएंगे, रिक्त स्थान वाले, सत्य असत्य, सभी प्रकार के प्रश्नों की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और गणित का पेपर मैंने पहले सोल्व करके डाल दिया, आप वो देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाना, सारे पेपर आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो ये आपका जो बोर्ड का जो मॉडल पेपर है वो आपके सामने है। विज्ञान का पेपर हम इसमें देखने वाले हैं, तो आइए इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि नायलॉन का उपयोग होता है, तो नायलॉन का उपयोग कहां कहां पे होता है, तो कपड़े निर्माण में भी होता है, नायलॉन के कपड़े भी आते हैं, और रस्सी और तंबू बनाने में भी होता है इसका उपयोग। दांत साफ करने का जो ब्रश होता है वो भी नायलॉन का बना होता है। इसका मतलब इसका जो चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, वो इसका सही आंसर हो जाएगा, या हम लिख लेंगे द वाला उत्तर इसमें सही है। फिर आपका अगला प्रश्न है ये कि वाहन के लिए कौन सा ईंधन सबसे कम प्रदूषक है, वाहनों के लिए कौन सा सबसे कम प्रदूषक है, तो डीजल, पेट्रोल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस और द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो इनमें से जो सबसे कम प्रदूषित है वो वाहनों के लिए वो हो जाएगा आपका सीएनजी, जिसको हम संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर ब वाला हो जाएगा। तो ये वाला सीएनजी गैस है। सीएनजी का पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और ये होती है द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसको हम एलपीजी कहते हैं। तो एलपीजी को अंग्रेजी में लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, इसलिए इसका हिंदी में नाम क्या बनेगा, द्रवित पेट्रोलियम गैस बनेगा। अगला प्रश्न ये है कि सोने चांदी को पिघलाने हेतु सुनार ज्वाला के जिस क्षेत्र का उपयोग करता है वह कौन सा है, तो वह सबसे जो बाहरी भाग होता है उसका उसमें प्रयोग करता है। तो सभी पेपर आपको यहाँ पे इसी प्रकार से मिलेंगे। तो आपके 3 तो अबसद आएंगे साइंस में, फिर आपके जो आगे प्रश्न आएगा वो सत्य असत्य वाला आएगा। चौथा प्रश्न सत्य असत्य में से आपको बताना है कि निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। तो हाँ, ये सही बात है, निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है, जिसको हम सत्य, इसलिए इसको हम टी लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। फिर आपका दूसरा प्रश्न है कि किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है, तो हाँ ये भी सत्य है, किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है, तो इसको भी हम टी लिखेंगे। छठा प्रश्न है कि यदि आप घर के बाहर हैं और भूकंप आ गया तो आप घर के अंदर जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। भूकंप आता है तो घर से सुरक्षित स्थान पे जिसमें रहना चाहिए, तो घर के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो ये आपका इसमें एफ हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि घर या उसके आसपास में आग लग जाए तो आप आग नियंत्रण करने के लिए क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो आग नियंत्रण करने के लिए जो भी इसकी जो बल्ब, बिजली की जो सप्लाई होती है उसको बंद किया जाता है। उसके बाद में जो आग बुझाने की गाड़ी होती है उसको जो फोन किया जाता है वो बुलाई जाती है, और भी जो आसपास के जो पानी भर के उसके ऊपर छिड़का जाता है, डाला जाता है। इस प्रकार से आप अपने इसका उत्तर लिख सकते हैं। बाह्य निषेचन किसमें पाए जाते हैं, तो बाह्य निषेचन मछली और स्टारफिश, इनमें जो बाह्य निषेचन पाया जाता है, ये इसका उदाहरण है, इसमें आपको लिखना है। नवा प्रश्न है कि पुरुष हार्मोन का नाम लिखिए। तो पुरुष हार्मोन का जो नाम है वो नर हार्मोन, ये होता है आपका इसमें टेस्टोस्टेरोन। आप कमेंट करके बताना कि मादा हार्मोन का जो नाम है वो क्या होता है, मादा जनन हार्मोन का नाम कमेंट करके बताना। 2 बादलों के चित्र बनाकर उनके आवेशों को बताना है, तो ये आप अपनी किताब से देख के कर लेना। ये सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, ये बृहस्पति होता है, इसका आपको इसमें से चित्र बनाना है। और यहाँ पर आपको नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाना है इसमें। फिर आपका अगला प्रश्न है कि सर्दियों के लिए अपने मित्रों को किस प्रकार के वस्त्र खरीदने की सलाह देंगे, इसके 4 कारण लिखने। तो ऊनी वस्त्र खरीदने के लिए उसको हम सलाह देंगे, और ऊनी वस्त्र की आपको विशेषता इसमें लिखनी है। ऊन उष्मा की जो कुचालक होती है, तो उसमें सर्दी नहीं लगती, ये इस प्रकार से इसमें तो आपको आंसर बताना है। नेक्स्ट है आपको इसमें सूची समूह 1 को समूह 2 में सुमेलित करना है। तो देखो पेट्रोलियम जो होता है, एलपीजी, वो आपके काम आती है घरों में और उद्योगों में आपको ईंधन के रूप में। डीजल जो होता है वो भारी वाहन की जो मोटर होते हैं उनमें ईंधन के रूप में काम आता है। और पैराफिन मोम जो होता है उसका प्रयोग मरहम में, मोमबत्ती में, वैसलीन निर्माण में किया जाता है। बिटुमिन, इसका प्रयोग किया जाता है पेंट के और सड़क निर्माण में, इसका उपयोग किया जाता है। फिर इन चारों का उत्तर आपको यहाँ पे नीचे लिख लेना है। फिर एक और प्रश्न आएगा आपके सत्य असत्य का, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला है कि वनोन्मूलन से वर्षा की दर प्रभावित नहीं होती है, तो गलत है। वन उन्मूलन करने से तो वर्षा कम होती है, तो इसका ये असत्य हो जाएगा। वन्य प्राणी अभ्यारण्य वह क्षेत्र है जहां पर जो जंतु सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं, ये बिल्कुल सही है। अपने राजस्थान में एक वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे एक तो है आपके सरिस्का,
तो सरिस्का किस जिले में आता है, एक तो आप ये कमेंट करके बताना। एक आता है केवला देव गन्ना पक्षी विहार, केवला देव गन्ना पक्षी विहार, ये कहाँ पे आता है? इन दोनों का उत्तर आप कमेंट करके बताना कौन कौन से जिले में आता है। एक आपने नाम सुना होगा सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य जो आपके प्रतापगढ़ में आता है, वहाँ उड़न गिलहरी पाई जाती है। तो अगला प्रश्न है कि संकटात्मक जंतु वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती है। तो बिल्कुल सही है, जो संकटात्मक हुए होते हैं। धीरे धीरे उपजाऊ भूमि मरुस्थल में बदल रही है, उसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। तो हाँ, ये भी इसमें सही है, मरुस्थलीकरण कहते हैं। यहाँ पर आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका का आपको नामांकित चित्र बनाना है, ये तो अपनी किताब में से आपको देख के बनाना पड़ेगा। फिर अगला प्रश्न है कि दाब किसे कहते हैं, दाब की परिभाषा और उसका सूत्र लिखना है। तो दाब की परिभाषा होती है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो लगने वाला बल होता है उसको दाब कहा जाता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, और दाब का जो सूत्र होता है वो बल बटा क्षेत्रफल होता है, यानी कि P बराबर F/A। P का मतलब प्रेशर, F का मतलब फोर्स, A का मतलब एरिया। तो ये प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, और दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है। एक प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताना कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ये फरवरी महीना है, इसी महीने में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो आप कमेंट करके बताना कि राष्ट्रीय ये विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, और उसी तारीख को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाते हैं। अगर आप में से किसी को पता हो तो उसका कारण कमेंट में लिख के बताना। नेक्स्ट है, यदि आपको चिकने फर्श पर चलना और दौड़ना हो तो आप किस प्रकार के जूते या चप्पल का प्रयोग करेंगे। तो खुरदरे तली वाले जो जूते होते हैं उनका प्रयोग हम करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो घर्षण को वो बढ़ जाता है, इसलिए वो उसके कारण उसको खुरदरे और तली वाले जूते और चप्पल का प्रयोग वहाँ पे किया जाएगा। शोर और संगीत में आपको दो अंतर बताने। तो शोर क्या होता है, शोर तो जो अपने कानों को अच्छे नहीं लगते हैं, अप्रिय लगता है, तो अवांछित ध्वनि जो होती है उसको शोर कहते हैं। जो अपने कानों को अप्रिय लगती है वो शोर होता है। जैसे अपने ट्रेन की आवाज़ सुनी होगी और वाहनों का जो आवाज़ सुनी होगी वो सभी शोर के अंतर्गत आता है। इसके अलावा बाहर जो डीजे बजते जोर जोर से वो भी शोर के अंतर्गत आते हैं। और ये ध्वनि जो होती है शोर, वो कानों को अच्छी नहीं लगती हैं, ये दुखद ध्वनि होती हैं, और कभी कभी तो वो हानिकारक भी हो जाती हैं। तो अपना कान है जो ध्वनि का जो प्रयास है वो कितनी डेसिबल होनी चाहिए, कितनी डेसिबल तक जो अच्छा माना जाता है, ये आप कमेंट करके बताना। संगीत जो सुस्वर ध्वनि होती है उसको संगीत कहते हैं, और यह कानों को प्रिय लगती हैं और यह सुखद होती हैं। फिर आपको विद्युत लेपन का जो सरल नामांकित चित्र बना के यहाँ पर जो बताना है इसमें। और कृत्रिम उपग्रह से हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, अपने जो आसपास की जितनी भी जानकारी होती है वो आजकल जो कृत्रिम उपग्रह के माध्यम से ही मिलती है। ये पूर्वानुमान जो भी लगाते हैं मौसम के, वो सभी इसी कृत्रिम उपग्रह के, और जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है वो सभी सूचनाएं वगैरह आपको कृत्रिम उपग्रह के माध्यम से लगती हैं। अच्छा, पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो क्या है। जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उनको उपग्रह कहते हैं, जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उनको उपग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी का उपग्रह क्या है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, आप कमेंट करके बताना। और एक होता है पृथ्वी की जुड़वा बहन। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं, ये भी आप कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है, यदि आप अपने घर में गेहूं भंडारण करना चाहते हैं तो क्या क्या तैयारियां करेंगे। तो गेहूं की भंडारण करने के लिए पहले तो गेहूं को अच्छी प्रकार से सुखाया जाएगा, फिर उसमें जो कीट रोधी जो होते हैं उसमें नीम की पत्तियां वगैरह डाली जाती हैं, और भी कीट रोधी उसमें दवाइयां मिलाकर उसमें रखा जाता है। अच्छा, जो भंडार गृह होते हैं उनको साइलो कहा जाता है, जो बड़े बड़े भंडार गृह होते हैं उनको साइलो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ जो सिंचाई या जल की कमी होती है वहाँ आप जो कौन सी विधि का उपयोग करेंगे उसका आपको सचित्र वर्णन करना है। तो आधुनिक जो सिंचाई की विधियां है वो दो हैं। पानी की जहाँ कमी होती है वहाँ पर दो प्रकार की विधियां काम में ली जाती हैं। एक तो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति जिसको हम ड्रिप सिस्टम कहते हैं, कि बूंद बूंद उससे फसल के तने के पास में जो सीधा पानी गिरता है वो समतल भूमि के लिए होता है, और भूमि अगर असमतल है उबड़ खाबड़ है तो फिर हम फव्वारा पद्धति से जो ऊपर ये इसमें सिंचाई का कार्य करते हैं। ये पानी को बचाने की दोनों ही बहुत ही अच्छी विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका, धातु और अधातु में गुणों के आधार पर चार अंतर बताने। तो धातु देखो सभी चमकदार होते हैं, और अधिकांश धातु जो होते हैं वो चमकदार होते हैं, लेकिन अधिकांश जो धातुएं होती है वो चमकदार नहीं होती हैं। लेकिन एक अधातु ऐसी होती हैं वो चमकदार होती है, जैसे आयोडीन। आयोडीन एक अधातु है लेकिन वो चमकदार होती है, अपवाद है।
सभी धातुएं, अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं, अधिकांश अधातुएं नरम होती हैं। अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनको हम चाकू से काट सकते हैं, जैसे सोडियम है, आपका लिथियम है, और एक और है आपका पोटेशियम। ये आपको याद करना, नाक, मैंने आपको याद करा रखा, Na का मतलब सोडियम, K का मतलब पोटेशियम। तो नाक को चाकू से काटा जा सकता है, ऐसे याद कर लेना। तो नाक यानी कि सोडियम और पोटेशियम, इनको चाकू से काटा जा सकता है। और ये बहुत ही क्रियाशील धातुएं होती हैं, उनको बाहर खुले में नहीं रख सकते हम, इनको केरोसिन में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में इनको रखा जाता है। और अधातुएं जो होती है वो सभी नरम होती हैं, सभी नहीं, अधिकांश। एक इसमें भी अपवाद होता है, आपने देखा होगा हीरा जो होता है वो कठोर होता है, वो अधातु होते भी कठोर है, ये भी इसमें अपवाद है इसका, ठीक है। आघात वर्धनीय, इनको धातुओं को पीट पीट कर चादर बना सकते हैं, लेकिन ये जो पीटेंगे तो ये टुकड़े हो जाएंगे अधातु को। तो फिर तन्य होती है, धातुएं सभी तन्य होती हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, ऐसा कहा जाता है कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, इतनी तन्य धातु होती है। और ये जो तन्य धातुएं नहीं होती हैं, अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, और अधिकांश अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। लेकिन इसमें भी आपको ग्रेफाइट याद करना है, ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी वो विद्युत का सुचालक होता है। उष्मा की ये सुचालक होती है, और ये अधातुएं जो होती हैं वो उष्मा की कुचालक होती हैं। लेकिन इसमें भी आपको अधातु में भी एक ये ठोस होता है, और ये द्रव अवस्था में आपको ब्रोमीन याद करना है, ब्रोमीन, ये उष्मा के सुचालक होते हैं। और एक ऐसी धातु होती है जो, ये सभी कठोर तो होती है, वो द्रव अवस्था में होती हैं। ऐसी अधातु का नाम बताना जो द्रव अवस्था में होती है, और ऐसी धातु का नाम बताना जो द्रव अवस्था में होती हैं। नेक्स्ट फिर आपको मिलान करना इनके आभूषण के, ये पदार्थों के उपयोग बताने। जैसे गोल्ड, सोना क्या काम आता है, तो सोना आभूषण बनाने के काम आता है। एक ये बहुत ही तन्य धातु होती हैं, जैसे सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, ये सभी तन्य धातुएं होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, 1 ग्राम सोने से, तो इतनी तन्य धातु होती है। और कॉपर जो होती है वो बिजली के तार बनाने में काम आता है, कॉपर का मतलब तांबा, ये बिजली के तार बनाने में काम आता है। आयरन जो होते हैं वो लोहा मशीनें बनाने में, फैक्ट्रियां बनाने में काम आता है। ये मरकरी जो कि धातु होते हैं वो भी द्रव अवस्था में होता है। ये मरकरी, ये पारा होता है, पारा, और पारा थर्मामीटर बनाने में काम आता है, तापमापी बनाने में काम आता है। अच्छा, तापमापी जो मापते हैं हम, एक स्वस्थ जो मनुष्य होता है, स्वस्थ मनुष्य का जो तापमान होता है, शरीर का तापमान, वो कितना डिग्री सेल्सियस होता है, कमेंट करके बताना इसका। फिर मानव नेत्र का जो नामांकित चित्र बना के आपको यहाँ पे दर्शाना है। ट्रैफिक पुलिस से आप सड़क सुरक्षा संबंधी कौन कौन से नियम पूछेंगे, आपको इसमें नियम बताने, 2 नियम आपको यहाँ पे लिखने हैं। फिर या इसके अथवा में दे रखा आपको आपतन कोण या अपरावर्तन कोण का आपको चित्र सहित बताना है। को ये कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, तो ये आपको एक बता देना है। दर्पण कोण I बराबर कोण R, इस प्रकार से ये आपतित कोण है, ये परावर्तित किरण है। ये कोण बनेगा कोण I आपतन कोण, R बराबर परावर्तन कोण हो जाएगा। आपके पिताजी धुंध में गाड़ी चलानी पड़ती है, तो सड़क सुरक्षा संबंधी आपको कौन कौन से 2 प्रश्न पूछना चाहेंगे, कि आपको कौन कौन से जो परेशानी होती है इसे समझ आप कौन कौन से 2 प्रश्न पूछेंगे। अच्छा, गाड़ी की जो साइड ग्लास होती हैं, गाड़ी की जो साइड ग्लास होती हैं, उस साइड ग्लास में जो कौन सा दर्पण होता है वो आप कमेंट करके बताना। और एक गाड़ी की हेडलाइट में, गाड़ी की हेडलाइट में आगे की जो हेडलाइट होती है उसमें कौन सा दर्पण काम में लिया जाता है, दोनों परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका है कि शुद्ध जल और अशुद्ध जल में आपको पहचान करनी है। शुद्ध जल साफ दिखता है, इसमें अशुद्ध जो साफ नहीं दिखाई देता है, तो ये इसमें आपको शुद्ध जल पीने से कोई बीमारियां नहीं होती हैं, अशुद्ध जल पीने से कई सारी बीमारियां होती हैं। पहचान करनी तो आपको पहचान करके बताना। इसमें स्वच्छता संबंधी आपको 2 आदतें बातें यहाँ पे बतानी जो आपको पसंद है, तो आप बताना था कि आपको कौन कौन सी स्वच्छता संबंधी आदतें पसंद है। फिर शुद्ध हवा और अशुद्ध हवा में आपको 2 अंतर बताने। इसमें हमारा आसपास का वातावरण स्वच्छ रहे, इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। और अगला प्रश्न है फिर आपका, अच्छा पूरा पेपर हो गया आपके, तो ये पूरा आपका पेपर था। जो पहला प्रश्न है जिसमें आपके 3 अबशब्द आएंगे, 3 तो आपके इसमें अबशब्द आएंगे, 3 प्रश्न तो अबशब्द क्या आएगा। और फिर चौथा, 5वां और 6ठा, और कहाँ तक, हाँ 6ठे तक आपको फिर 3 प्रश्न आपको वापस ट्रू फॉल्स का आएगा। ये
3 प्रश्न आपके ये ट्रू फॉल्स कहेंगे। हो सकता है ये तीनों प्रश्न आपके वापस अबसद में ही दे दें। ये ऊपर 3 जो दे रखे हैं वैसे ये 3 भी अबसद में आएंगे, और क्योंकि ट्रू फॉल्स वाले आगे भी दे रखे हैं। फिर आपको कुछ क्वेश्चन है जो 7 से लगा के 11 तक एक एक लाइन के उत्तर देने, ठीक है। और ये आपके 2-2 नंबर के होंगे। फिर 12 से लगा के आगे के प्रश्न आपके 4-4 नंबर का है। 12वां प्रश्न 4 नंबर का होगा, 13वां प्रश्न भी 4 नंबर का है, और ये 14वां प्रश्न भी 4 नंबर का है। फिर ये 15वां प्रश्न आपके सत्य असत्य वाला आएगा, ये भी आपके 4 नंबर का है। और फिर आपके प्रश्न संख्या 16 से ये भी आपके 4-4 नंबर के प्रश्न होंगे। 17वां भी आपके 4 नंबर का होगा, और प्रश्न संख्या 18 आपके 4 नंबर का है। 19वां प्रश्न भी आपके 4 नंबर का है, और 20वां प्रश्न भी 4-4 नंबर के ही आएंगे। 21वां 4 नंबर का प्रश्न है 2+2। और फिर आपका अगला प्रश्न है ये 22वां जो प्रश्न आपके 6 नंबर का आएगा। 22वां 6 का होगा, 23वां 6 का होगा, 24वां 6 का होगा, और 25वां भी 6 का होगा। ये 6 नंबर के आपके टोटल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये एक तो ये हो गया, ये भी आपके अथवा में दे रखा 6 नंबर का, और ये 6 नंबर के प्रश्न होंगे आपके। तो आगे जो प्रश्न होंगे वापस आपके 6 नंबर के होंगे। तो ये आपका पेपर पैटर्न रहेगा। इस प्रकार से बाकी के जो प्रश्न हैं वो आपको मॉडल पेपर के रूप में मिलते रहेंगे। और गणित का पेपर मैंने पहले अपलोड कर दिया, आपको सॉल्यूशन के रूप में मिल जाएगा, आप उसको देख लेना। और सभी पेपर्स आपको जो यहीं पे जो सॉल्यूशन के रूप में मिल जाएंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करके सारे पेपर्स देख सकते हैं। क्लास 8 का जो बोर्ड एग्जाम का जो व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है उसको ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। PDF वगैरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और क्लास 8 की जो एक प्लेलिस्ट बना रखी है बोर्ड एग्जाम 2023 के नाम से, उसको आप जरूर देखिए, उसमें कई सारे पेपर्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर देना।